नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं और प्रदीप जी हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है और यहाँ पर हम लोग सच बोलते हैं। दैट डज नॉट मेक अस वेरी पॉपुलर, आई नो, बट we took a decision long time ago that we will not sensationalize anything. कोई सनसनीखेज खबर यहाँ पर हम लोग नहीं चलाएंगे, कोई उल्टी सीधी चीज़ यहाँ पर नहीं चलाएंगे। हम हमेशा देश के हित की ही बात करेंगे और सच को दिखाएंगे। सीधी सादी बात है। ये जो पीछे झंडा लग रहा है ना हमारे, ये दो झंडा जो है ये सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, याद रख लीजिए। और प्रदीप जी आज की तारीख में मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे साथ ना जाने कितने और देशवासी और डिस्टर्ब हैं कि हमारे 8 नेवल ऑफिसर, एंड बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है उनकी, कतर की सरकार ने, कतर के कोर्ट्स ने उनको मृत्यु दंड सुना दिया है और अब तक किसी को यह मालूम नहीं पड़ा है कि उनके खिलाफ असल में आरोप क्या है। चलिए आरोप भी मिल गया कि भाई वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 एविडेंस क्या है? अरे कुछ तो सबूत होगा। जिसको भी आप मृत्यु दंड दे रहे हैं उसको आप ये तो देंगे भाई दिस इज द एविडेंस अगेंस्ट यू, इसके बारे में आपको क्या कहना है। दैट एविडेंस हैज टू बी प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब असल में उनको वकील भी दिया गया, नहीं दिया गया, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किसको मालूम? किसी को मालूम नहीं है। हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को तो मालूम नहीं है, किसी को ये मालूम नहीं है कि असल में क्या हुआ। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी Mr. Salman Khurshid, Manish Tiwari, our Shashi Tharoor, everybody raising this point. और मनीष तिवारी जी ने तो ये भी बोला कि यार मैंने तो पार्लियामेंट में भी रेज किया है। और तो और छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के 6 महीने पहले उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी थी लोकसभा में क्वेश्चन आवर में कि भाई इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर मोदी ऑलरेडी हैज वेरी गुड रिलेशंस विद ऑल द रूलर्स ऑफ द मिडिल ईस्ट. Perhaps he should intervene right now, because right now is the time to intervene and get them back home. Do remember they were arrested around August or so in 2022. From November 2022 till today, Pradeep ji, they have been kept in solitary confinement. Exactly. अकेले उनको काल कोठरी में रखा हुआ है. Senior ex-naval officers. I mean, they were all commissioned officers. This is terrible. All of them, Pradeep ji. All the government said they were on the commercial assignment. Now, even if they are on a commercial assignment, I mean, it is the government's duty. I mean, there has to be a fair trial. There has to be government protocols. And Pradeep ji, this is not as if the government of India didn't know about it. You knew about it. आप कर क्या रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ. Now, this is where we miss Mrs. Sushma Swaraj. I have now been told that some back channel talks are going on and so so forth. और दूसरी चीज़ ये है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग प्रदीप जी, बहुत ज़्यादा, यू आर एन एडवोकेट योरसेल्फ, यू कैन अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम इन कतार इज नॉट लाइक द लीगल सिस्टम इन इंडिया वेयर यू सेंटेंस समबडी टू डेथ एंड द एक्सिक्यूशन ऑफ दैट सेंटेंस टेक्स अबाउट 10 years. Exactly sir, it's very quick disposal of justice. यहाँ पर तो 2 दिन के अंदर, कुछ मालूम नहीं, अगले संडे तक something might happen. Then what? फिर आप क्या करेंगे? This is terrible, absolutely terrible. But I'm pleased to see that at least the Congress is taking it up and taking it Many up. Many of the opposition parties have taken. Congress has taken it very, very strongly. And most of the leaders, as you said, have taken up the issue that we need to do something. The government has to show its, sympathies towards that and act immediately. One conversation between the Prime Minister, Mr. Modi, and the Emir of Qatar will solve the entire problem. Absolutely. एक phone तो करिए. मतलब this is like crazy. Well, let's ask our friend Mr. Rakesh Shetty of the Congress. He's at the moment with us. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी. नमस्कार सर. Namaskar. You look fantastic today. Oh yes, he's looking really good. Yes. He looks as though he just had a massage and come after having spent about 2 or 3 hours in the gym. Looks like it. And with that Congress. With the Congress flag. Wow, lovely. यार एक कांग्रेस का झंडा हमें भी भिजवा दीजिए यहाँ पर एटलीस्ट. We should have it. आपके हाथ में ही है सर. राकेश शेट्टी साहब, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आई वाज वेरी प्लीज्ड टू सी हाउ सलमान खुर्शीद साहब,
शशि थरूर साहब, मनीष तिवारी जी, जिस तरीके से उन्होंने ये इशू को लिया है, जो हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स हैं, they've been sentenced to death, and apparently the minister of external affairs says that we were caught by surprise. अरे क्या कर रहे थे आप लोग 1 साल के लिए? 1 साल के लिए क्या सो रहे थे आप लोग? This has caught you by surprise? ये क्या मतलब हुआ? राकेश शेट्टी साहब, जरा मुझे समझाया जाए, मेरी ये समझ के बाहर है, प्लीज। देखिए बजाज साहब, सबसे पहले बात तो ये पूरे देश के लिए शॉकिंग है जिस तरह कतार के एक कोर्ट ने जी हमारे 8 भारतीय नेवी के एक्स ऑफिसर्स हो गए, बट वो प्राइवेट असाइनमेंट में वहां पे काम कर रहे थे और 1 साल पहले इनका अरेस्ट हुआ। और आपने देखा होगा कि मनीष तिवारी जी ने ये क्वेश्चन करीबन 6-8 महीने पहले ऑलरेडी रेस कर 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पहले, करेक्ट, 6 महीने पहले उन्होंने रेस किया था जी। और तभी तो सरकार को ये कहना कि हम लोग शॉक में है, गलत बात है। आपको 6 महीना पहला देश के सबसे बड़े पटल पे लोकसभा के अंदर उन्होंने बात रखी, राज्यसभा के अंदर बात रखी, तो आपके नजर में वो जब आया तो आपको काम करना चाहिए था। आपको कतार सरकार से संपर्क करके आगे की कार्रवाई स्लो डाउन करके उसका जो फैक्ट्स है वो बाहर आना चाहिए। आपने बहुत सही कहा, कतार या मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कोर्ट्स इंडियन कोर्ट्स ऐसे ऑपरेट नहीं करते, उनको कुछ सबूत है या नहीं है, ये सारा चीज फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को ये देखना चाहिए। और इनके पास काफी समय था, 6 मंथ पीरियड बहुत बड़ा होता है। और आपने तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी तो इतना ट्रैवलिंग करते, इतने सारे देशों में जाते, तो आप क्या बात करते हैं? यही तो बात करना है। जब इस देश का सपूत बाहर गया है, काम करने गया है, और अगर वो अड़चन में आए तो आप उनका रेस्क्यू नहीं कर रहे। अब यही 6 लोग अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होते, पूरा का पूरा गवर्नमेंट, डिफेंस सेक्रेटरी से लेके फॉरेन मिनिस्टर पहुंच जाते हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर जान, हर अमेरिकन की कीमत है। इंडियन गवर्नमेंट के पास मौका था कि ये लोग 1 साल तक आप क्या कर रहे हैं, यही प्रश्न है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश में जो लोग देख रहे उनको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और सरकार को अभी भी वक्त गया नहीं है। आपको दबाव लाना चाहिए, कतार सरकार को दबाव बनाइए। हम एज अपोजिशन आपका साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें इस देश के जो सपूत वहां पे गए हुए उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो चीज हम लोग सरकार के साथ खड़े। आप उन लोगों को यहाँ पे बुलाइए और ये देखिए, जैसे 1 साल तक कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया गया मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में, कहीं भी उनके खिलाफ सच्ची में सबूत है या नहीं है ये तक पता नहीं। तो ये बहुत डेंजरस है और इंडियंस ये मिडिल ईस्ट में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अरे तो, सर शेट्टी साहब, कतर में देर आर 70 लाख इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, 70 लाख भारतीय हैं। कतार की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, कतारी जो है वो 30 लाख हैं, भारतीय वहां 70 लाख हैं और 50 लाख पाकिस्तानी है। Indians run all the essential services in Qatar. That is number 1. Number 2, Qatar is our 3rd largest trading partner in the Middle East. We import, I think, 20 billion, or is it 15 billion dollars worth of oil every year from Qatar. It is not as if we do not have good relations with the Qataris. We do. We have great business relations with them, which is why, and here I must point out to all our viewers, जो शेट्टी साहब ने कहा, even though they are retired naval officers and they were working for this private firm in Qatar, the fact is, please understand this, they have been given a verification and guarantee by the government of India. कतारी सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है इन सब 8 नेवल ऑफिसर्स की, and even after that this has happened. I mean, obviously there is something wrong somewhere. राकेश शेट्टी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Either we forgot about them, we didn't take them seriously. Our own external affairs ministry was I suppose very, very busy and doing God knows what. I don't know. But, sir, there can be nothing, as you said, there can be nothing more important than a human life. It's an Indian's life. This is terrible. शेट्टी साहब, करेक्ट है। और दूसरी बात, आप जब इतना बड़े आयोजन G20 के नाम पे करते हैं जी,
4000 करोड़ खर्चा कर देते हैं, जबकि बजट आपका 900 करोड़ रुपया था। ये सब करके अपने आप को महान नहीं कह सकते। अगर एक हिंदुस्तानी का आप जान नहीं बचा सके, जो लोग इस देश के लिए मर मिटने के लिए वो लोग आर्म फोर्सेस हो, नेवी हो, एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, आज रिटायरमेंट होने के बाद वो बाहर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 120 करोड़ देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा उनके लिए। क्योंकि जब हम आराम से अपने घरों में सो रहे तो यही जवान हमारे लिए बॉर्डर पे गोली खाने के लिए तैयार खड़े थे। तो आज अगर इन जवानों को आज वो संकट में है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो मुझे लगता है पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं दरखास्त करूंगा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको ये मानना है कि वो एक ग्लोबल लीडर है, विश्व गुरु है, तो आपका ये टेस्ट है और आपको इसमें बहुत बड़ा माइलेज भी मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपको माइलेज मिले, मगर आपको हमारे भारतीय जो नागरिक है, जो वहां पे एक्स आर्मी फोर्सेस के लोग हैं, उनको वापस लाने के आपको कोशिश करना चाहिए। One phone call. Shetty Saab, one phone call. It requires just one phone call from our Prime Minister to the Emir of Qatar. And Sir, the whole one- problem will be solved. Let me tell you this very frankly. जी sir. मैं बोल रहा हूँ, एक ट्वीट कर दोगे ना सर। जी। आज इंडियंस आप कह रहे हैं कि 40 लाख इंडियंस वहां पे है, 70 लाख, 70 लाख। 70 लाख इंडियंस है, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है सर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अगर ट्वीट भी कर दिया और उनके लिए अगर रिहाई और माफी मांग लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कतार के जो प्रिंस है या वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सीरियसली लेती है इंडिया को। क्योंकि बहुत कुछ सालों पहले वहां के जो प्रिंस थे वो इंडिया में सीख के गए हैं सब लोग। You know, and Shetty Saab, they take pride. When Sushma Swaraj was arrived, she was saying that Modi Saab is so influential. सऊदी यमन का झगड़ा चल रहा था, हमारे लोग फंसे थे, मोदी साहब ने डायरेक्टली द राजा से बात कर, किंग, he talked to the king and he said, I want you to stop war for 4 days. He said 4 days is not possible. 2-2 घंटा हर दिन 2-2 घंटा में मैं रोक देता हूँ, there'll be a ceasefire and you can move your people. And then that's the way they moved people from Yemen. She talks about the same thing, Ukraine and Russian war. We all saw that, how the war was stopped and how our people were, students were moved out from there. There's innumerable examples of saving our citizens who are in dire crisis. Now Israel में जो ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ जो हमारे लोग फंसे हैं उनको लेके आना. So as you said, if the Prime Minister is determined to do it, there is no doubt that we can save these lives because the sentence has already been given, death sentence. Now it's up to this, and the Congress has led the front. All the top leaders of the Congress have led the front, saying that you need to get them back, and that's a great thing for this country. The opposition raising the stakes for the people. Shetty साहब. डेफिनेटली, बिकॉज एक और चीज हमें समझना है कि अगर ये 8 लोगों के साथ हो सकता है, तो वहां पे 70 लाख लोग किस कॉन्फिडेंस में उस सरकार में हम भारतीयों को वहां पे भेज रहे हैं? क्योंकि वीजा वो देश भले थे, बट दे आर ऑल ऑन इंडियन पासपोर्ट। Yes. हमारी गारंटी है वो लोगों के साथ, जी। दे आर ऑल कैरिंग इंडियन पासपोर्ट। तो इंडियन पासपोर्ट का एक महत्व होता है, और अगर उन्होंने कुछ गलती किया है तो इट शुड बी फेयर ट्रायल होना चाहिए। और कुछ भी उन्होंने प्रूफ बाहर नहीं डाला, बिकॉज बहुत सारे मिडिल ईस्ट देशों में हमने देखा है वहां पे अथॉरिटेरियन रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहां पे मतलब यू लिव इन द फैंटेसीज ऑफ द किंग, मतलब उनको जब चाहिए जो चाहिए कर सकते हैं। लेकिन शेट्टी साहब यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं पर आकर के मेरी ऑब्जेक्शन है हमारे विदेश मंत्रालय के साथ। 8 महीने से आप उनके साथ संपर्क में हैं, आपने उनको कॉन्सुलर एक्सेस दिलवा दिया, उनके साथ आप मिल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। एंड डू रिमेंबर शेट्टी साहब, ऑल दीज 8 men आर इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, they are not in the general prison, they are in solitary confinement. उनकी फैमिलीज के साथ आपने बात करा दी वगैरह, but till today we do not know what is the evidence against them. That has not been really revealed at all. Evidence क्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं है, और अभी तक हम लोग we are groping in the dark. मेरा ये कहना है कि ये सेंटेंस पास होने के पहले अगर भारत की सरकार इंटरवीन कर लेती, हस्तक्षेप कर लेती, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अभी क्या है, इट्स टच एंड गो। आज सर वी आर ऑन फ्राइडे, अगर संडे तक इन्होंने माशाल्लाह कुछ कर दिया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कुछ मालूम नहीं है सर। नहीं, मगर मेरा पूरा दुआएं इनके साथ है, और मेरे इट इज नॉट टू लेट, बिकॉज
वो भी जानते हैं कि इंडिया में जब ये खबर ब्रेक हुआ आज सुबह, उसके बाद सभी मेजर चैनल्स ने और लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सब जगह दिया है, ट्विटर में भी आप देखोगे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने बिजी शेड्यूल में, एक फोन कॉल, एक ट्वीट में अगर इनकी जान बच सकती है तो उनको जरूर प्रयास करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग हैं इनके साथ पूरा देश आज खड़ा है, इसलिए नरेंद्र मोदी और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इनको सेफली इस घर पे लेके आना चाहिए यहाँ पे। और अगर इनका कुछ भी मतलब केस आपको चलाना है, आप हाँ इंडियन कोर्ट पे चलाइए, प्रूफ है तो उसको जस्टिफाई करिए, क्योंकि जब तक आप वो जस्टिफाई नहीं करोगे, प्रूफ रखोगे नहीं, आप इस तरह किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन राकेश शेट्टी साहब, एंड दिस अगेन इज अ लीगल इशू। शेट्टी साहब जरा ध्यान से सुने, वी हैव एन एग्रीमेंट विद कतार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ कतार हैव एन एग्रीमेंट कि अगर कोई कतारी नागरिक भारत में भारत के कानून के तहत दोषी पाया गया और अगर कोई भारतीय नागरिक कतारी कानून के तहत कतर में दोषी पाया गया तो उसको जो भी सजा कतर का कोर्ट भारतीय नागरिक को देगा या भारतीय कोर्ट कतारी नागरिक को देगा तो वो सजा वो अपने देश में भुगत सकता है। यानी if suppose this death sentence is commuted to life or 5 years or 2 years, they can be brought back and they can the prison sentence can be carried out here in India. करेक्ट। So और ये महात्मा गांधी का देश है, यहाँ पे तो ये भी प्रोविजन है, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो फांसी का सजा उसका कम करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते, बिल्कुल पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, कर सकते। Yes, but yes. this is sad. It's all right. Pradeep ji, we all stand with our government. We all stand with our government. I don't want to politicize this issue, but I am very disappointed. I am sure so is Mr. Shetty. I am sure so are you. I am sure so are 142 crore Indians. कि ये क्या हो रहा है यार? मतलब 1 साल से बच्चे हमारे जेल में हैं, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आपको मालूम है 22 ट्रायल, और सबसे बड़ी बात क्या है सर, मजे की बात क्या है शेट्टी साहब, जिस फर्म के लिए वो काम कर रहे थे उसका जो ओनर है वो ओमानी है, उसको बेल दे दी गई और वो भाग गया। ही इज गॉन टू ओमान। करेक्ट। और ये बेचारे एम्प्लॉइज हैं, इनको आपने फांसी की सजा सुना दी। पोर्ट जितने भी पोर्ट्स है ना, you find that one of our general, I think Commander Jadhav also was caught in similarly. Yes. एक जो भी पोर्ट और बॉर्डर एरियाज में या ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज में जो काम करते हैं, कॉर्पोरेट राइवलरी इतना इंटेंस और हेवी है that you can't expect a favorable kind of legal justice system to prevail there. It is just on corporate rivalry कि ये उसको spy कर दिया, उसको enact कर दिया कि ये spy is working for the enemy country, and these things are these charges to be proved. So it's definitely, जैसे आपने कहा कि शेट्टी साहब भी बोल रहे थे, Congress leaders have been saying that fair trial has to be there, and if there's an agreement, as you say, that the same sentence can be availed in your own country, then that should be done immediately, because these people are working in a very hostile environment. जो लोग सर्विस कर रहे हैं बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जो चाबार पोर्ट के आसपास का काम कर रहे हैं या कटार सीज के आसपास काम कर रहे हैं, पोर्ट्स के आसपास काम कर रहे हैं, it's a very very volatile and that kind of an atmosphere, hostile atmosphere there. Very small things can lead to great things, and allegations against each other, and as you say, the system of laws, we can't condemn a country for that, but it doesn't prevail. If it doesn't prevail, then you need to see the government's responsibility है कि इसको सरकार खुद इनिशिएटिव लेके इसको खत्म करे। शेट्टी साहब कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी का कहने का मतलब ये है कि जो कमांडर जाधव के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। आज तक कमांडर जाधव पाकिस्तानी कस्टडी में है और अभी तक बचे हुए हैं ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज कतार हैज टू एग्री टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द आईसीजे, वो तो सवाल ही नहीं है। तो शेट्टी साहब, आई होप द कांग्रेस विल कंटिन्यू। कांग्रेस इज वेरी सीरियस, एंड कांग्रेस ने ये संकल्प लिया है कि ये 8 जवानों के लिए हमें सड़क पे उतरना तो हम उतरेंगे, मगर भारतीय सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि आप ये 8 नेवी एक्स ऑफिसर्स के लिए प्ली के लिए अप्लाई करें और कतार सरकार में बात करें और इनको रिलीज करके अपना देश वापस करें।
Well, it's very easy actually. What can be done is the Emir of Qatar can provide clemency on the basis of a mercy petition. He can forgive all these 8 fellows, and they can all be brought back to India. It's very, very easy over there, because that very system which we are fighting against, which we find it very difficult, is also very easy because it's in the hands of one man, which is the Emir or the ruler of Qatar. I really and truly hope it happens, and I hope the back channel talks which are going on right now will actually bear fruit, because do remember, Qatar is one of the most important non-NATO allies of the USA. There's a huge naval base, a US base situated in Qatar. So perhaps Mr. Modi can call up his very, very dear friend Mr. Joe Biden, President Joe Biden, and ask him to intervene, or Antony Blinken. Somebody or the other can intervene on this behalf. I don't know why they haven't done it so far. Why do you think they haven't done it so far, Mr. Shetty? I think this is pure ignorance. 6 months पहले अगर आपको पता था तो आपको करना चाहिए, मगर आप लोग दूसरे सब एजेंडा चला रहे। आपको देश में 2 समुदाय के बीच में लड़ाई लगवाना है, आपको अपना प्रचार करना है। आपने G20 में कितनी बड़ी आपने पता नहीं व्हाट दे अचीव, बट दे वांट टू शो ऑफ कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि रियल इश्यूज को ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करती, और इसका रिजल्ट है अगर आप विजिलेंट होते और अगर आप सही वक्त 6 महीने पहले अगर आपने इंटरव्यू करके वाकई स्टेट हेड से बात कर लिया होता तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन नहीं होता। सर, अप्रैल एंड से लेकर के अभी तक मणिपुर का जो मामला है वो हम लोग पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए हैं, तो इसका क्या करेंगे? व्हाई यू थिंक दैट इज हैपनिंग, शेट्टी साहब? देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मणिपुर का मसला है, राहुल गांधी जी बार बार मणिपुर को रेज कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी कर रही हैं, तो ये क्या है? मतलब उधर क्यों नहीं हो रहा कुछ? क्यों इंटरवीन नहीं कर रहे वहां पे सर? सर देखिए, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट, जो लोग, मैं तो नहीं गया, मगर हम लोग दिल्ली जाते तो मणिपुर के लोगों से डिस्कस करते, बात करते। आपको पता नहीं, हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस को जलाया गया मणिपुर। करेक्ट, जलाया गया। आप अब देखना, मिजोरम में चुनाव है, मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ, मिजोरम में मैक्सिमम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। जी हैं। एंड आप ये देखिए, मणिपुर का आपको रिजल्ट मिजोरम में दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियंस और हिंदू, ये जो हम कुकी एंड बेताई जो बोलते हैं ना, तो ये जो मेजोरिटी वहां पे हिंदू है एंड माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों के लिए कुछ काम करना नहीं है, और जब काम नहीं करना है तो आपको क्या है, काम का अकाउंटेबिलिटी अगर कोई मांगे तो आपको गड़बड़ कर देने का, केओस कर दो, तो क्या हो जाता है कि लोग अपना जान बचाएंगे कि आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, पहले भी ये लोग ने यही हमेशा, आप देखिए कोई भी राम मंदिर इशू हो या कोई भी 370 का देखो, आज तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया आपने, उधर के लोगों को अपने हाउस अरेस्ट रखा है, लीडर्स को 3-3 साल तक बाहर निकलने नहीं दिया। मुझे लगता है ऐसा कोई शासन और प्रशासन नहीं चलाया जाता। अगर आप देखते हैं कि इनका जितने डिसीजंस है ये सब बैकफायर होगा 2024 में। देश की जनता अब उब चुकी है। नरेंद्र मोदी जी पहले भाषण देते थे तो हजारों के तादाद में भीड़ आती थी, तालियां बजती थी। आजकल उनका भाषण सुनिए, कोई ताली नहीं बनाता है, बिकॉज लोग अब उब चुके हैं। लोगों को पता है कि रिपीट अगेन वही झूठ परोस रहे हैं। बट शेट्टी साहब, आर्टिकल 370 आपने इशू उठाया। बीजेपी सेज look, transformation in Kashmir, we have done the transformation in Kashmir, और 3 families had destroyed Kashmir earlier, the Abdullah family, the Mufti family and Gandhi family. बोले 370 के बाद हमने restore किया, tourism has come back, the biggest tourism footfalls have been there. You have been always talking to Hurriyat, you have been talking to Pakistan, you have been talking to the Jamaat. We'll never talk to these people, we'll talk to the people directly. तो बार अब they take the historical achievement article 370 abrogation, और आप बोल, I mean, how do you differ from that? See, 370 जब इन्होंने लगाया, आर्टिकल 370 जब हटाया इन्होंने, तब वहां के जो गवर्नर थे, हाल ही के दिन में कुछ दिन पहले वो राहुल जी से मुलाकात की जी। अगर आप उनका डिटेल इंटरव्यू सुनोगे तो गवर्नर कह रहे कि जिस तरीके से इन्होंने 370 को हटाया ये गलत था,
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पावर का मिसयूज किया गलत है। आज जो गवर्नर, उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था, क्योंकि सेंसिटिव थी, वहां पे जो गवर्नर था उनके पास पूरा अथॉरिटी था। आज वही गवर्नर एक्यूज कर रहे भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस के नहीं है, भाजपा में थे। सत्यपाल मलिक का मैं बात कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर है, मगर आज वो ओपनली बाहर आके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज को वो बता रहे कि गलत है। तो ये जनता तो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूं आपके पार्टी के नेता, आपके साथी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अगर वही आपसे खुश नहीं है तो कश्मीर की जनता कैसे आपसे खुश रहेगी? Yeah, we saw the results. Ladakh, you made a remarkable, comeback. सब सोचे थे कि आफ्टर आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, टूरिज्म फुटफॉल्स, शारदा मंदिर में पहले बार 1947 के बाद पूजा करना, ये सब ग्लोरिफाइड थिंग जो बीजेपी थे, बट राहुल गांधी जी के मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन has changed everything. तो people to people contact जो राहुल जी कर रहे हैं, कभी फर्नीचर वाले से मिल रहे हैं, कभी मार्केट में घूम रहे हैं, कभी किसानों के बीच में बैठ से उनसे बात कर रहे हैं, कभी गोल्डन टेम्पल में जाके वो मिल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स एक जोड़ो यात्रा के तरफ जो जुड़ रहे हैं। आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द कांग्रेस। शेरी साहब, people to people contact, नेता to people contacts is really changing everything for the Congress. से प्रदीप जी, क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में ये डिफरेंस है कि नरेंद्र मोदी जी अपना स्टेज सेट कर लेते, हेलीकॉप्टर से आ जाते, भाषण देते, जाते, वो कम्युनिकेशन हमेशा वन वे है। राहुल जी बिलीव्स इन टू वे कम्युनिकेशन। आपको पता होगा वो जब ये रैलीज या अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो मोटरसाइकिल यात्रा हो या फर्नीचर वाले हो या कूली भाई हो हमारे, उनसे बात कर रहे, तो वो इंटरेक्शन आपने देखा होगा टू वे से, वो लोग उनको ज्यादा बात करने दे रहे। और यहाँ पे दूसरी वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसी को बात करने देते नहीं है, ना मीडिया से क्वेश्चन पूछने को देते, ना अपने कलीग को कैबिनेट मीटिंग में बात करने देते। वन वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस, और वन वे कम्युनिकेशन जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, ये देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। राहुल जी का जो इमेज खराब करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, कम से कम 800 से 1000 लोगों का टीम सोशल मीडिया और मीडिया में था, जो लगातार राहुल जी को एक टैगलाइन, टैग नेम देने का कोशिश किया। मगर राहुल जी ऐसे व्यक्ति है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के गए, लोगों से जोड़ा, अपनी मन की बात उन्होंने लोगों से बात की, उनकी बात समझ के ली, उनकी प्रॉब्लम समझ के ली, और आप देखोगे धीरे धीरे परसेप्शन लोगों का राहुल जी की तरफ बदल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को पप्पू कह रहे थे, आज पता चल रहा है कौन पप्पू है। और ये सेम चीज इंदिरा जी के साथ भी हुआ था, आपको बता देता हूं। इंदिरा जी जब राजनीति में आई तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारे मुरारजी देसाई जी, उनको कैबिनेट में बात करने नहीं देते थे, उनको गूंगी गुड़िया ऐसा टैगलाइन दिया गया था। राजीव गांधी जी जब राजनीति में आए, उनको कंप्यूटर बॉय करके टिंगल करते थे लोग, मतलब मीडिया में छपता था, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया और सब कुछ। मतलब मैं बताता हूं कि आपके बिरादरी के टाइम्स ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज एंड रिपोर्टर्स ने भी उस टाइम पे स्ट्राइक किया था कि कंप्यूटर कारण हमें जॉबलेस हो जाएगी करके। मगर राजीव गांधी जी ने भी अपना इमेज बदल के देश को 21st सेंचुरी के लिए तैयार किया। एंड सेम विद राहुल गांधी। राहुल गांधी को आप आज पप्पू बुला रहे थे, सब कर रहे थे। राहुल गांधी जी इस देश में जब प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देखना इस देश का दूसरा इतिहास लिखने का काम राहुल जी करेंगे। लेकिन शेट्टी साहब, आपने कहा कि लोगों की परसेप्शन बदल रही है विद रिगार्ड टू राहुल गांधी, दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की भी परसेप्शन बदल गई है राहुल गांधी जी को लेकर के, क्योंकि पप्पू रावण नहीं हो सकता सर। पप्पू रावण कैसे हो सकता है, आप ये खुद बताइए ना। या रावण है या पप्पू है, मत दोनों तो नहीं हो सकते ना। मतलब रावण तो महाब्राह्मण था भाई, आप उनको रावण बुला रहे हैं, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। ये तो हमारा देश का सौभाग्य है कि रावण हिंदू था और ब्राह्मण समाज का था जी। हाँ,
क्योंकि अगर वो मुसलमान होता तो एक दूसरी राजनीति इस देश में चलती। वन नेवर नोज सर वन नेवर नोज। योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को ओबीसी बना दिया। सर क्या बात कर रहे हो? जो भारत में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भारत में कुछ भी हो और सकता है। नया कैंपेन जो आपने शुरू कर दिया कांग्रेस एंड प्रियंका गांधी की, लिफाफा खाली है, लिफाफा खाली है। मोदी जी लिफाफा खाली है, बोले महंगाई के बारे में लिफाफा खाली है, वुमन सुरक्षा के बारे में लिफाफा खाली है, एम्पावरमेंट के बारे में लिफाफा खाली है, जाति जनगणना में लिफाफा खाली है, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट में लिफाफा खाली है। तो ये नया कैंपेन आपने चालू कर दिया है शेट्टी साहब, कांग्रेस एंड प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी जी का अपना एक चरिश्मा है, और जब वो लोगों के बीच में जाती है, भाषण देती है, वो दिल को छू जाता है लोगों का, और उनका एक अपना ऑरा है। और हम जितनी बार प्रियंका जी से डिस्कस करते हैं, ये सभी लोग, ये जो राहुल जी हो या प्रियंका जी है, जब हम मिलते हैं हमें समझ में आता है कि पब्लिक में इनका छवि कितना खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि दे आर एक्सेलेंट पीपल। वो लोग के पास ऐसा कोई लैविश लाइफस्टाइल वो लोग रहते नहीं है। और आज जब भी वो लोग कोई मुद्दा उठाते हैं तो देश के हित के उठाते हैं, इसलिए उनके परिवार में इतने लोग शहीद हुए। अरे शेट्टी साहब क्या लैविश लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं? इंदिरा जी को हम लोगों ने देखा है। I came into journalism in 1982. I met Indira ji before that, of course. My father was in the Congress and all that. तो तीन मूर्ति हाउस में बहुत बार जाना हुआ वगैरह। लेकिन वो बात छोड़िए, इंदिरा जी को आज तक खादी और खद्दर सिल्क जो है उसके अलावा कुछ और पहने हुए हम लोगों ने नहीं देखा। एक रुद्राक्ष की माला पहने हुए उसके बिना आज तक कभी कुछ नहीं देखा। इंदिरा जी ने पूरी लाइफ में आज तक कभी कोई बहुत बड़ी ज्वेलरी आज तक कभी नहीं पहनी। सो इज द केस विद सोनिया गांधी सर। एंड ऑन द अदर साइड आई डोंट इवन नीड टू गिव यू अ डिस्क्रिप्शन कि कैसे वो जो ज्वेलरी की दुकान बन करके लोग चलते हैं, और यहां पर मतलब क्या, देयर इज नो कंपैरिजन। शेट्टी साहब, आप राहुल जी से मिलिए, ना महंगा घड़ी होगा, ना महंगा कपड़ा पहनते, ना महंगा जूता होता है। और दूसरी तरफ वो साइन करते हैं, वो जो 125 रुपए का पेन होता है ना, जो सड़क पे मिलता है, उससे सिग्नेचर करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? करेक्ट। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है, जिनका सूट बूट आप देख लीजिए, एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव पेन, एक्सपेंसिव, मतलब हर एक चीज ब्रांडेड है। और वो मतलब कॉमन मैन के सोच से बाहर की है। कोई भी चीज 1.5, 2 लाख, 15 लाख की सूट का तो हम सबने बहुत बार बात किया, मगर उससे पता चलता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। और आज आपको एक बता देता हूं कि राहुल जी जो सिंपल लाइफ रहते हैं, उसका एक कारण है कि वो जानते हैं कि जो कुछ करना है भविष्य में इस देश के जनता के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना जी। the BJP दशहरा रैली, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोहन भागवत जी, RSS, क्लियर कट एजेंडा तय है। बोले राम का काम अगर अधूरा है तो कोई विश्राम नहीं। सो दे हैव ऑलरेडी सेट द एजेंडा कि विश्व एक जबरदस्त एक तरीके से निर्माण राम मंदिर का जनवरी 22, 2024 बोले कि भव्य तरीके से होगा। और नॉट ओनली RSS चीफ मोहन भागवत जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो, एंड बीजेपी के सोशल मीडिया इज गोइंग गागा कि सब लोग कहते थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी तय है। और 500 साढ़े 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के राज में। ना हाउ डू यू गोइंग टू बी टफ टाइम फॉर यू टू कम्बैट दिस। शेट्टी साहब, राम मंदिर का निर्माण एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है जनवरी। सर, एक राम मंदिर से क्या होगा? अगर देश में 4-4 करोड़ लोगों को आपको नौकरी देना है, मैं तो कहता हूं हर गली चौराहे में राम मंदिर बना दीजिए, क्योंकि नौकरी अगर उससे सोल्यूशन है, महंगाई का सोल्यूशन अगर राम मंदिर है, तो वो बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जिला में वही काम करिए। फिर सरकार का काम क्या है? एम्प्लॉयमेंट देना, प्राइस राइज कम करना। ये हमारे 8 जवानों को फांसी की सजा है, आप लोग सो रहे और आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं।
राम भगवान ने जो सदी में काम करना था उन्होंने कर लिया। आप तो आपका कर्म करिए। आपके पास एक्सटर्नल डिफेंस मिनिस्ट्री था, वो 6-6 महीने तक कोई सो रही है, नींद निकाल रही है, हमारे लोगों को फांसी की सजा हो रही है, तब आप बोल रहे हैं कि इट इज वेरी शॉकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर का महत्व है, वो भावनिकता है। हमें राम मंदिर बनने के बाद सभी लोग उसके दर्शन के लिए जाएंगे। जी Yes, we can hear you. जी 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 शेट्टी सर, मगर उसके कारण आई थिंक यू आर गेटिंग अ कॉल। जी हाँ शेट्टी साहब, अब मुझे लग रहा है आपको एक कॉल आ रही है कहीं। जी कोई बात नहीं। राम मंदिर बना तो वहां पे सब लोग जाएंगे दर्शन लेके, मगर आपको प्राइम मिनिस्टर किस लिए बनाया? आप इस देश को एक कुछ परमानेंट सोल्यूशन देंगे, देश का तरक्की करके, इसलिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया। राम मंदिर कोर्ट का वर्डिक्ट आया, राम मंदिर बन रहे, मुस्लिम भाइयों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सबने कर लिया, वो मंदिर बनेगी, वो ट्रस्ट चला लेगी उसको। उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है? इसरो में साइंटिस्ट ने बनाया, चंद्रयान चला गया, उसमें भी उनको श्रेय चाहिए। एशियन गेम में मेडल आ रहे, उसमें भी इनका श्रेय चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को डिफाइन करना चाहिए एग्जैक्टली वो एज प्राइम मिनिस्टर इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो कोई ये 10 साल में अगर आप देखोगे, पिछला कोई भी सरकार हो, जितने सड़क बनते थे उतना ही सड़क बन रहा है, कितने रेल लगने थे उतने ही लग रहे। नया क्या हुआ ये 10 साल में? गरीब मिडिल क्लास के लोग थे, वो गरीबी रेखा के नीचे गए, बीपीएल बन गए लोग, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फोकस देश के ऊपर करना चाहिए, देश के लोगों का भावनाओं के साथ खेलना बंद करना चाहिए। लेकिन शेट्टी साहब, आपके लिए तो वक्त बड़ा अच्छा है, कांग्रेस के लिए तो वक्त बहुत अच्छा है सर, जो मुझे दिख रहा है। आपके राजस्थान के अंदर जो रेड हुआ है आपके ऊपर, अशोक गहलोत जी के सुपुत्र के ऊपर, और पीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट ने उनके ऊपर जो रेड हुआ है, उससे तो दिख रहा है कि आप लोग जीत रहे हैं राजस्थान। ये तो इंडिकेशन है सर। हमने ये देखा है 2014 से लेके जी 2023 तक आप देख लीजिए, ईडी ने नंबर ऑफ केसेस किसके खिलाफ किया है। कांग्रेस पूरे देश में सरकार से बाहर थी, तो आपका 95% केसेस अपोजिशन के ऊपर हुआ है, 5% केसेस गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ईडी का काम क्या है? जो लोग सरकार में हैं उनको मॉनिटर करके उनके ऊपर केसेस करना। सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, जो लोग घर पे बैठे अपोजिशन, उनके ऊपर केसेस किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज गांव में भी चले जाओगे ना, लोगों को पता है कि ईडी क्या काम कर रही है, ईडी का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है। और राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद आप ईडी के केसेस कर रहे हो, ये हमारे लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में करीबन 47 एमएलए के घर पे ईडी ने छापा मारा था, हिमाचल प्रदेश में मारा था, छत्तीसगढ़ झारखंड में अपने मारा। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ रिजल्ट आएगा। और जितने केसेस इन्होंने 9 सालों में किया है, अगर हम देखते हैं कि करीबन 175 लोगों ने फ्लिप किया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी से या कोई और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग फ्लिप करके आपके पार्टी में आए, उनके केसेस का हुआ क्या? क्या वो सब केसेस धुल गए वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी के? तो ये तो वो सब आप करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे ना अगले साल। जब 2024 में आप लोग आ जाएंगे तो आप उनकी तफ्तीश कीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज आई हैव सीन गवर्नमेंट्स कम एंड गो, इतनी बड़ी पावर जो आज की तारीख में सरकार के पास आ गई है इन सरकारी महकमों के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आएगी वो इस पावर को छोड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है। मैं बजाज साहब इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बोलिए सर। आप याद करिए 2014 में तो हमारी सरकार थी, 2013-14 तक जी थी। सीडब्ल्यूजी के स्कैम हुआ जी, हुआ। हमने सुरेश कलमाडी को जेल भेजा जी। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ, हमने ए राजा कन्नीमुनी को हमारे सरकार के दौरान जेल भेजा जी। और 2014 से 19 के बीच में
जिन जिन लोगों को हमने जेल भेजा था, सीबीआई ने क्या केस कोर्ट में रखा हमें पता नहीं, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। जी, Correct. दुरुस्त बात। Right, that's just about it, Mr. Shetty. But good for the Congress. But the only thing is, I hope the Congress keeps up the pressure, even if it is not in public, with the government, because this has to be done very delicately, very sensitively, with the government of Qatar. I hope our boys come back home. The whole country is hoping for that. Same yes. Shetty Saab, thank you very much for joining us. Namaskar. Thank you. You know, I hope there's not too much of noise with regard to the 8 boys who have been sentenced to death. I hope this is done on a back channel level. I hope nothing else is required. Till now, I think Prime Minister Modi has done it very well. I mean, जो भी है rescue operation हो, लोगों Sir, को not in the case of बचाव not in the करना case of हो. Kulbhushan Jadhav, sir. Yeah, Kulbhushan we couldn't. Kulbhushan Jadhav साहब बिल्कुल. अभी तक अंदर हैं. He was kidnapped from Chapa. The only thing that has happened is that the man who was responsible for kidnapping Kulbhushan Jadhav suddenly has now gone to his maker. He is स्वर्गवासी हो गए हैं वो, जो कुलभूषण जाधव को किडनैप करके लाए थे. इसी तरीके से लश्कर तोयबा के काफी लोग हैं, और वो क्या है, वो हफीज And क्या है वो the Indian intelligence agencies had one of the top generals, in fact, who was responsible for this. He was shrewdly seduced to Nepal route, and then that's the informal news, and he was kept here in confinement. No, he's here. That brigadier general, he's Yes, here. yes. He's with us right now. Exactly. So hopefully, when people have forgotten about Kulbhushan Jadhav, there will be an exchange.